भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया था और उनकी पुण्यतिथि को देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नवयुग कन्या महाविद्यालय राजेंद्र नगर लखनऊ के राष्ट्रीय सेवा योजना एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 66वें परिनिर्वाण दिवस पर सामाजिक समरसता दिवस गोष्ठी का आयोजन किया। नवयुग कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में सामाजिक समरसता दिवस पर संगोष्ठी आयोजन प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत तथा वंदे मातरम से हुआ। परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सामाजिक समरसता दिवस पर एक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार दानिश आजाद अंसारी व मुख्य वक्ता मनोज कांत, निदेशक राष्ट्र धर्म विशिष्ट वक्ता तथा घनश्याम साही प्रांत संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रहे। आवाज प्लस के लिए सैयद गुलाम हुसैन की रिपोर्ट। भारतीय संविधान के निर्माता रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज नवयुग विद्यालय ने एक समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया है। यहाँ पे अल्पसंख्यक मंत्री सहित कई लोग जो है यहाँ पे उपस्थित थे अपने लिए और बच्चों से अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की योगदान और किस प्रकार से हमारा संविधान हमको संरक्षण देता है वो बातें जो है बताई गई। दीप जला दे, सप्त सुरों के दीप जला दे, रोम रोम मेरे गीत सजा दे, जय 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 हे वीरा पाणी, जय 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 हे वीरा पाणी। थैंक यू। हमने इसको बनाया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज समरसता दिवस पर जो कि अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है तो आपका कॉलेज परिवार हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री मनोज कांत जी जो राष्ट्र धर्म के निदेशक हैं और पूर्व में विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। महाविद्यालय परिवार आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप विद्वत जनों में शुमार हैं और आपके मार्गदर्शन में आज हमारी छात्राएं और शिक्षिकाएं सभी लाभान्वित होंगी और कुछ ना कुछ हम नया सीखेंगे क्योंकि अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसी विषय को आज आपके समक्ष श्री मनोज कांत जी आदरणीय मनोज कांत जी रखेंगे। तो आपका भी महाविद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भारत माता की कि आज हम इस समरसता दिवस के अवसर पे इस सेमिनार में इकट्ठा हुए हैं और चूंकि मुख्य वक्ता आदरणीय मनोज कांत जी भाई साहब हैं तो इनके विचारों को हम सुन के कैसे समाज में आगे बढ़े, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमारा जो छात्र जीवन है वो इस छात्र जीवन में आगे बढ़ते हुए हम समाज की सेवा करें, अपने करियर में आगे बढ़े, अपने शिक्षकों से तालमेल बैठाते हुए, इनसे प्रेरणा लेते हुए कैसे हम एक आदर्श समाज की स्थापना करें। इन तमाम बिंदुओं पे भी आदरणीय मनोज कांत जी भाई साहब भी हम सबको बताएंगे। मैं कुछ ही लाइन, चूंकि हमारे बीच में मनोज कांत जी भाई साहब हैं तो आज हम सब इन्हें सुनेंगे। मैं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि दोस्तों सबसे पहले हमारी सबसे ज्यादा संख्या में हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं तो जिस महान व्यक्तित्व डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में आज हम चर्चा करने, विचार करने, उनके बारे में समझने, उनके समाज के प्रति क्या विचार थे इसको जानने
और इन विचारों को आत्मसात करते हुए कैसे हम अपनी भूमिका इस समाज में पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं। तो सबसे पहले चूंकि बड़ी संख्या में हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, तो उनका एक विचार जो था हम बहनों के प्रति ये कि किसी भी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति से मापना, ये एक विचार आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी का था कि जो हमारे समाज है उसमें जितनी जिम्मेदारी पुरुष वर्ग की है उतनी ही जिम्मेदारी हम बहनों की, हम महिलाओं की भी है। ये सोच के साथ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो है समाज को तरक्की की तरफ आगे ले जाने का विचार करते थे। निश्चित तौर पर अगर हमारी बहनें ये सशक्त नहीं होंगी, ये समाज में आगे नहीं बढ़ेंगी, ये समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगी, तो हम उस आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकते जिसकी कल्पना हम और आप करते हैं। आज आप देखिए कि हमारा भारत देश महान, पूरे विश्व में आज हमारे भारत की चर्चा है, और वो चर्चा इसलिए है कि जो भूमिका हमारे भारत को आगे बढ़ाने में पुरुष समाज की है, उससे बढ़ के हमेशा हम आप महिलाओं ने इस समाज को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका को निभाया है। संविधान में शुरू में ही हमने जो बातें कही हैं उनमें समानता की बात है, स्वतंत्रता की बात है, बंधुता की बात है और न्याय की बात है। ऐसी जो बातें हैं, कई बार लगता है कि क्या ये केवल याद करने की चीजें हैं कि हम कुछ शब्द याद कर लें और उनको बार बार सुनाया करें, या सच में वो हम सबको मिलना चाहिए। जब मैं कहता हूं हम सबको, तो केवल यहीं तक की बात नहीं है जो यहाँ उपस्थित हैं, या जिस श्रेणी में हम आते हैं उस श्रेणी तक ही वो बातें नहीं हैं। अभी महामहिम राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीशों के सामने कुछ बातें कही हैं, और वो अभी की बात है इसलिए मुझे याद आ रही है कि उन्होंने जाकर के देखा, वनवासी क्षेत्र की रहने वाली हैं, जनजातीय क्षेत्र की। हमारा संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहता है, जैसे दलित शब्द प्रयोग में आ रहा है कि हमारा संविधान दलित जैसे के शब्द का प्रयोग नहीं करता है। तो जो महामहिम ने रखा है कि उन्होंने जेल में जाकर देखा, अलग अलग कारागारों में जाकर के देखा, और छोटी छोटी बातों पर उनको सजा हो गई, किसी ने थप्पड़ मारा होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि हम जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ सामान्य लोग भी कुछ पीते खाते हैं, ऐसा उदाहरण दिया उन्होंने। और इसलिए वो कई बार कुछ बातें बोलते हैं, कुछ कह देते हैं, झगड़े कर लेते हैं। उसके कारण जो उनको दंड मिला, वो 16 साल से जेल में है, क्योंकि एक थप्पड़ मारा था, किसी को गाली दी थी, इसलिए 20 साल से अब जेल में हैं। और वहाँ की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि डर के मारे कोई पैरवी करने नहीं जाता, न्यायालय में नहीं जाता कि जो कुछ हमारे पास है, छोटी झोपड़ी है, कुछ रहने को है, वो भी सब बिक जाएगा। सुना, समझा, और उस प्रयासों में हमारी भूमिका क्या हो सकती है, क्योंकि दानिश जी ने कहा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और निश्चित रूप से जमाने को चलाने के लिए शैक्षिक संस्थानों से जब बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो लैब और लाइब्रेरी में आप काम करते हैं। गुरुजनों के मार्गदर्शन में आपको वो शिक्षा मिलती है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञानवान व्यक्ति से ही आशा और कुछ काम करने की प्रेरणा आशा है। और उसमें भी जब नवयुग कन्या महाविद्यालय में हम ना अबला ना बेचारी है, तू नवयुग की नारी है, तू रुक नहीं सकती, तू रुक नहीं सकती, कभी तू थक नहीं सकती, तू नवयुग की नारी है, तू सब पर भारी है। क्योंकि
क्योंकि हम कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम माँ की पूजा करते हैं। सीता राम बोलते हैं तो अग्रणी भूमिका में कौन? तो जो आगे चलता है उसी से अपेक्षाएं हैं, और जो सामाजिक समरसता को स्थापित करने में जिसकी भूमिका है, जो छोटे छोटे बच्चों को माँ तैयार करती हैं, और उसको प्रथम ज्ञान हम कहते हैं कि हमारा पहला ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? तो घर में प्राप्त होता है। तो किसने सिखाया भेदभाव मत करो? किसने सिखाया जातिवाद मत करो? यहां बैठते समय पूछा क्या कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम अगड़े हो कि पिछड़े हो? तो समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज सामाजिक समरसता बाबा साहब के 63वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जब लैब और लाइब्रेरी शिक्षित बनो का संदेश जिन्होंने दिया, उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर हम उपस्थित हैं। और आजादी के अमृत काल में, अमृत तो मंथन से प्राप्त होता है, और निश्चित रूप से यह मंथन आज नवयुग कन्या महाविद्यालय के सभागार में हो रहा है। तो हम उस अमृत पान का, अमृत को समाज में फैलाने का काम करेंगे। हम आज से ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे कि सामाजिक समरसता के अग्रदूत बनेंगे, क्योंकि अग्रणी श्रेणी में हम प्राचीन काल से खड़े रहे हैं। और हमारी जिम्मेदारी इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि आज G20 की प्रेसिडेंसी, अध्यक्षता भारत देश को प्राप्त हुई है। उसके कुछ गोल निश्चित हुए हैं, कि चाहे वो 6 गोल निश्चित हुए हैं, बिजनेस 20, लेबर 20, थिंक 20, सिविल 20, वुमेन्स 20, वुमेन्स 20, साइंस 20, अर्बन 20, यूथ 20, यानी वुमेन्स 20 और यूथ 20 को आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका है। उसमें भी बिजनेस 20 है। आज जब स्टार्टअप, इनोवेशन, इंक्यूबेशन और इनोवेटर्स इसी शैक्षिक संस्थानों से निकल रहे हैं, और आपने प्रवेश लिया है, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई रिसर्च कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने आह्वान किया छात्राओं से, तो हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि संसाधनों के अभाव में जो है, आप हमारे ऑडिटोरियम की भी हालत देख ही रहे हैं, तो जो है संसाधनों के अभाव में चीजें नहीं हो पाती, और क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण दायित्व पर हैं, तो मैं आपसे और विद्यार्थी परिषद परिवार के नाते भी आपसे ये याचना करती हूँ कि आप हमारे कॉलेज के लिए आगे कुछ विचार करेंगे और कंट्रीब्यूशन देंगे। नेचुरल सी बात है, जैसे प्रतिमा जी कह रही थी गिफ्ट लेकर आए होंगे, तो वो तो नहीं लेके आए होंगे, पर इसी पर हम आपको छोड़ नहीं देंगे। हम आशा करते हैं कि आप जरूर इस कॉलेज के लिए कुछ करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अल्पसंख्यक राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश दानिश आजाद जी हमारे पीछे है। आइए इनसे पूछा जाए, आज जो आपको नवयुग विद्यालय में आमंत्रित किया गया था, संपूर्ण जो है आज का उद्देश्य क्या, आप कहाँ आज जो है महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जा रहे हैं? देखिए, आज जो समरसता संगोष्ठी का आयोजन किया गया था नवयुग महाविद्यालय की तरफ से, निश्चित तौर पे नौजवानों को, युवाओं को आज जिम्मेदारी को समझते हुए देश की तरक्की में आगे बढ़ने का यह वक्त है कि किस तरीके से हमारा देश महान है, और इस देश को महान बनाने के लिए किन महान विभूतियों ने जो है कार्य किए हैं, इन सबको जानते हुए, समझते हुए, अपने देश के इतिहास को समझते हुए अपने देश के भविष्य का निर्माण करने का ये समय है। और तमाम नौजवान, युवा, तरुणाई, हमारी बहनें, इन्होंने आज एकजुट होकर कहा कि हम सब समरसता रखते हुए समाज में एकता का भाव रखते हुए, समाज की अखंडता को बनाए रखते हुए हम अपने देश को आगे ले जाएंगे तरक्की की तरफ, और हम सब मिलजुल के एक आदर्श समाज की स्थापना करेंगे। सर, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आज जो है महापरिनिर्वाण दिवस है, उनके अनुयायियों को और भारत के लोगों को क्या आप आज के दिवस के ऊपर कहेंगे?
देखिए, बाबा साहब का हमेशा का मानना था कि समाज में एकता का भाव रहे, हम सब मिलजुल कर आगे बढ़े, समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसको भी वही मौका, वही अपॉर्चुनिटी मिले ताकि समाज एक आदर्श समाज बने। और समाज तभी आगे बढ़ पाएगा, समाज के एक एक जन मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। हम सब मिलकर अपने देश की तरक्की को आगे बढ़ाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाएं। जो बाबा साहब की इस विचार थे, इसी विचारों को हम सब आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं काजल अवस्थी, मेरे पिता श्री देवकी नंदन अवस्थी और मैं नवयुग कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ। और आज मेरे नवयुग कन्या महाविद्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें 6वें अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण पर मैंने कुछ स्पीच याद की और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान की जो सुराग है साहब, हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं काजल अवस्थी आज आपके समक्ष राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति पर अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहूंगी। आजादी का सही मतलब तो उन्हें पता होगा जिन्होंने गुलामी की। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। आजादी की लौ तो सन 1857 में ही जल चुकी थी और 1947 में हमारे भारत देश ने आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम वैरागियों के जाल में फंस गए थे तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोल उमड़ जाते थे, लोग मर जाते थे, मिट जाते थे और तो और फांसी चढ़ जाते थे। यह उस दौर की कसौटी की देशभक्ति है जब हमारा देश बलिदान मांगता था, मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था। परंतु आज हमारा देश मर जाने को नहीं कहता और ना ही मिट जाने को कहता है और ना ही फांसी चढ़ जाने को कहता है। उसके बाद सन 62, 65 और 71 के युद्धों में जब ये वाले हालात पैदा हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौहालियों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। कैसा विस्फोट हुआ साहब, आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है परंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ये वाले हालात पैदा हो जाने पर भी माँ अपने पुत्र को दुश्मनों की धज्जियां करने के लिए सड़कों पर भेज दिया करती थी और कहती थी, पुत्र अम्मा ने खत लिखा है बड़ी इच्छाओं से, पुत्र अम्मा ने खत लिखा है बड़ी इच्छाओं से, तुम मत घबराना एक इंच भी, कट जाना मर जाना परंतु पीछे मत हटाना, कट जाना मर जाना परंतु पीछे मत हटाना। तब हमारा देश बलिदान मांगता था, मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था और तो और फांसी चढ़ जाने को कहता था। परंतु आज हमारा देश मर जाने या मिट जाने को नहीं कहता और ना ही फांसी चढ़ जाने को कहता है। अगर है तो परिंदा तो आसमान तेरा है, अगर है तो दरिंदा तो शमशान तेरा है। रहना है इस जमीन पर तो भाईचारे से रहे, वरना कब्र है तेरी तो कब्रिस्तान भी तेरा है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर 3 रंगों से रंगी डीपी लगा देना देशभक्ति है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी साहब, क्या जो बच्चे नंगे और ट्रैफिक की इतनी भीड़ में झंडा बेचा करते हैं वो उनकी देशभक्ति है? जी नहीं, वो उनकी देशभक्ति नहीं, वो तो उनके पेट में पल रही वो भूखी शक्ति है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि साहब वो गरीब के बच्चे हैं, वो अपने पेट में पल रही भूख को जानते हैं, न मस्जिदों को पहचानते हैं, न दीवालों को जानते हैं। गरीब के बच्चे साहब अपने पेट में पल रही भूख को पहचानते हैं। मजदूर को मजदूर नहीं मजबूर न कर, इंसान को काम दे दान ना कर। और दान देने का इतना ही इच्छुक है तो रक्त दान दे या मरते हुए किसी व्यक्ति को नया जीवन दान दे। अंत में मैं काजल अवस्थी अपनी वाणी को बस यही कहकर विराम देना चाहूंगी कि न सरकार मेरी है, न रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो बस इस बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की और ये हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं। लखनऊ में खासकर नवयुग कन्या महाविद्यालय की प्रधानाचार्य हमारे दरमियान है। आज भारत रत्न संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में आज मनाया जाता है, खासकर आज का दिन 6 दिसंबर। ऐसे में नवयुग विद्यालय ने खासकर तमाम अपने छात्राओं को एकत्रित करके प्रोग्राम रखा जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संदेशों को भी और संविधान का क्या महत्व है ये बताया गया।
आइए हमारे बीच प्रधानाचार्य महोदय है, उनसे पूछा जाए कि संपूर्ण रूपरेखा क्या थी कार्यक्रम की। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या संपूर्ण रूपरेखा क्या थी, आप अपना नाम के साथ बताइए। मैं प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, नवयुग कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य। आज समरसता दिवस के रूप में मनाया गया अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस, और इसमें ये संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया राष्ट्रीय सेवा योजना, नवयुग कन्या महाविद्यालय और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ पश्चिम के संयुक्त तत्वाधान में। और इसका कार्यक्रम की रूपरेखा संगोष्ठी ही थी, जिसमें कि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि थे वो माननीय मंत्री जी दानिश आजाद अंसारी जी थे, और जो हमारे मुख्य वक्ता थे वो श्री मनोज कांत जी थे, जो राष्ट्रधर्म के निदेशक हैं। वो ये राष्ट्रधर्म वही मैं पत्रिका है जिसका संपादन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया, दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। तो ये इस ऐसी पत्रिका के संपादक थे। और जो हमारे द्वितीय हमारे मुख्य अतिथि थे वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्री घनश्याम शाही जी थे। और हम बड़ी संख्या में हमारी छात्राएं और शिक्षिकाएं और विद्यार्थी परिषद के लोग उपस्थित थे। और अंबेडकर जी के जीवन काल पे प्रकाश डाला गया। हमारी छात्राओं ने उनके ऊपर स्पीच दी। साइंस के कुछ मॉडल्स लगाए गए थे जो कि प्रदूषण से संबंधित थे, क्योंकि हम किसी भी महापुरुष की जब जयंती मनाते हैं तो उसकी आज के संदर्भ में क्या उपादेयता है, उनके विचार किस प्रकार से आज के संदर्भ में उपयोगी हैं, इसके बारे में परिचर्चा होनी चाहिए। तो एक ये एग्जीबिशन भी लगा था जो कि हमारे अतिथियों ने देखा और उसकी सराहना भी की। और विशेषकर जो संगोष्ठी थी वो अंबेडकर जी के विचारों पर ही केंद्रित थी। महिला महाविद्यालय की प्राचार्य होने के नाते इस संगोष्ठी के आयोजन को मैंने इसलिए प्रोत्साहित किया क्योंकि अंबेडकर जी के महिलाओं को लेकर भी विचार थे, जो सकारात्मक प्रोग्रेसिव प्रगतिशील विचारधारा थे उनके। और उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे आने के लिए जो है अपनी बात को दमखम से रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि आप स्वीकारें तो कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। जब तक आप ये मानने को ही नहीं तैयार होंगे कि आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप कैसे आगे उस समस्या का निराकरण कैसे करने की कोशिश करेंगे। और महिलाओं में बहुत शक्ति है, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपना आउट परफॉर्म कर ही रही हैं। इसी तरीके से वो आगे भी अपना सभी फील्ड्स में आगे बढ़ती रहें, ये शुभकामनाएं हैं मेरी। और इसीलिए मैं छात्राओं के बीच समय समय पर महापुरुषों की और ऐसे विभिन्न विषयों पर संगोष्ठियां होती रहती हैं जिससे कि वो प्रेरणा लें, क्योंकि जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो छात्राओं के सर्वांगीण विकास की बात करती है, सिर्फ किताबी जो ज्ञान है उसी की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि पढ़िए, संगठित होइए और संघर्ष करिए। इस पे आपने अपनी खासकर जो है छात्राओं को बहुत अच्छा आपने अपने अभिव्यक्ति में बताया कि किस प्रकार से नारियों के लिए उन्होंने जो है नारी सुरक्षा की बात कही थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और समता और बंधुत्व की बात की थी। इस पे थोड़ा सा मैंने जब तक देखिए जब तक आप पढ़े लिखेंगे नहीं तो आपको नहीं ज्ञान होगा कि क्या हमारे लिए सही दिशा है। तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है, हर वर्ग के लिए, तो महिलाओं के लिए भी पढ़ना जरूरी है। उससे वो आर्थिक रूप से तो सशक्त होती ही हैं, पर साथ ही साथ वो सामाजिक रूप से भी सशक्त होंगी, क्योंकि अगर उनके खिलाफ कुछ भी हो रहा है तो वो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकती है, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकती है। इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। और आर्थिक रूप से सशक्त रहेंगी तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो मतलब शोषित होती नहीं रहेंगी, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं का जो शोषण था ये देखा जाता है कि आर्थिक निर्भरता की वजह से ज्यादा शोषण होता है। आज मुंबई के चैत्र भूमि में जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो उनके अनुयायियों से क्या आप जो है आज उनको क्या मैसेज? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि बाबा साहब जी के नाम का दुरुपयोग ना करें, और जो उन्होंने कहा है उनके विचारों को पढ़ें और उसको लोगों को दिग्भ्रमित ना करें राजनीति के लिए, और सही दिशा में कार्य करें। धन्यवाद।